हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ये अपनी करंट अफेयर्स की कौन सी क्लास है? 4th नंबर की क्लास है। दोस्तों, मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ आपको करंट कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी जब वैकेंसी अपने अक्टूबर के लास्ट में आई है, तो मैं मानता हूँ कि लास्ट के 6 महीने ही आपके करंट अफेयर्स के पढ़ने के लिए सफिशियंट होते हैं। आप पुराना पेपर्स कंटेंट आप देखोगे, उसके अंदर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कितने महीने का पढ़ना होता है और कितने लास्ट के 6 महीने ही आपके सरोपरी आपके करंट्स के रहते हैं। यानी अगर मैं मानूँ, यानी अक्टूबर के आसपास आपकी वैकेंसी आई थी और लास्ट में, और लगभग लगभग अगर मैं मानता हूँ तो नवंबर से और जून तक का जो करंट है वही आपके बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप बोलते हो सर जुलाई से करा दो, अपने जनवरी से 2024 से करा दो, तो वो कोई मतलब आपके लिए नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लास्ट के 4 से 5 महीने ही आपके जो करंट अफेयर्स है आपके रहते हैं। और उसके अंदर से भी फिक्स अगर मैं मानता हूँ तो लगभग मैं मानता हूँ मार्च से लेकर और जो जून तक का करंट है वही सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज दोस्तों पर बात करेंगे जनवरी माह की, जनवरी जो महीने की करंट की अफेयर्स है उसके अंदर जो लास्ट की क्लास है, यानी चौथी जो क्लास है, इसके अंदर अपने जो टॉपिक्स है वो रह गए थे, उसकी क्लास में आज कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले अगर मान दो अपने पॉइंट्स दे रखे, एक तो है भारत व राजस्थान की प्रमुख विकास योजनाएं और भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन दे रखा है कि कौन कौन सी योजनाएं या फिर भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ, भारत व राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं। पहला जो पॉइंट है वो है कि प्रधानमंत्री जी अभी नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने एक सुरंग थी, उस सुरंग का क्या नाम था? सोनमर्ग। क्या नाम था? सोनमर्ग सुरंग थी। उस सुरंग का क्या कहते हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था। कहां पर ये, कौन से स्थान पर है? तो एक जिला है अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, गंदेरबल। कौन जिला है? गंदेरबल जिला है। वहां पे इनका जो है उद्घाटन किया था। और तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन से राजमार्ग पर किया है? तो राजमार्ग है श्रीनगर से लेह तक। कहां से? श्रीनगर से लेह राजमार्ग पर ये जो है सुरंग, जो है सोनमर्ग सुरंग है, बनाई गई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, इसे जेड मोड, किस पर? जेड मोड टनल नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे लागत कितनी आई, तो लागत थी इसकी 2700 करोड़ लगभग इसकी लागत है। और अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास की है, किलोमीटर है जो ये सुरंग बनी हुई है। तो दोस्तों पहला क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी आप देखोगे क्लियर, नरेंद्र मोदी जाते रहते हैं, और जो सोनमर्ग सुरंग है, क्या नाम है? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। कौन से जिले के अंदर है? गंदेरबल जिले के अंदर है। और राजमार्ग कौन सा है? आप देखो श्रीनगर से लेगा जो राजमार्ग जाता है उसके ऊपर ही बनी है। और इसे किस मोड पर? जेड मोड पर टनल नाम से इसको जाना गया है। और कितनी लागत है? 2700 करोड़ की इसकी लागत थी। दोस्तों ये था पहला जो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। सेकंड, हाँ, निर्माण कौन सी कंपनी किया? सबसे पहले यह है कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका जो सोनमर्ग सुरंग है इसका उद्घाटन जो किया है वो किस कंपनी ने निर्माण किया था? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया। दोस्तों पहला था सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। सेकंड दोस्तों अपन बात करेंगे आईएमडी विजन। आईएमडी विजन 2047। आप देख रहे हो कि जब नरेंद्र मोदी जी कोई भी अपन विजन ला रहे हैं तो उनका एक ही विजन है कि 2047 के अंदर जब भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, तब हमारा भारत कैसा होगा, कैसा नया भारत होगा, उस विजन पर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और उनमें से एक विजन है आईएमडी विजन 2047। इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कि इंडिया, इसका नाम आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये अपना मौसम विज्ञान का डिपार्टमेंट है वो है। और इसके अभी हाल ही के अंदर कितने हुए? 150वें स्थापना दिवस में मनाया है। अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे 150 स्थापना दिवस में, और उसके अंदर एक प्रोग्राम चालू किया है। उस प्रोग्राम का नाम था मिशन मौसम। क्या नाम है? मिशन मौसम। ये एक मिशन है मौसम, और इसके अंदर क्या बताया जाएगा? इसमें यह मिशन देश को मौसम के प्रति, किसके प्रति? मौसम के प्रति तैयार करेंगे, और साथ में स्मार्ट बनाना, जलवायु के प्रति भी क्या करना? स्मार्ट बनाना, जलवायु के प्रति क्या करना? स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य से ये काम सारा हो रहा है। यानी 2047 का जो नरेंद्र मोदी जी विजन लेके चल रहे हैं, उस पर सारी जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट की बन रही है, इंडियन गवर्नमेंट की बन रही है, राजस्थान गवर्नमेंट्स की भी बन रही है, सब आप देखोगे कि 2047 को टारगेट रखकर सारी योजनाएं बनाई जा रही है। तो एक प्रोग्राम था मिशन मौसम, और इसके हाल ही के अंदर आप देखोगे कि आईएमडी जो डिपार्टमेंट है ये, और इसके कितने 150वें जो स्थापना दिवस इसके हुए, इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी गए थे। और इसका आप देखो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है विस्तारित अवलोकन नेटवर्क, बेहतरीन मॉडलिंग देना, और साथ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, अब आप देख रहे हो धीरे धीरे अब एआई आने लग गई है, ठीक है ना। तो ये इसका मेन इसका मिशन उद्देश्य है। उसके बाद अपन देखेंगे, हाँ, मेन यही है कि विभाग कौन सा है? भारत मौसम विज्ञान जो विभाग ये कर रहा है। और आईएमडी कितने हुए हैं? 150 स्थापना दिवस अभी हाल ही के अंदर
बनाया है। और IMD विजन में मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की आदि योजनाएं भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। दोस्तों ये था IMD विजन 2047। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिशन मौसम जो है वो किससे संबंधित है, तो आप देखोगे कौन सा विभाग कर रहा है, भारत मौसम विज्ञान कर रहा है। और अभी हाल ही के अंदर कौन से स्थापना दिवस मनाया, तो 150वां स्थापना दिवस नरेंद्र मोदी जी ने अभी उद्घाटन में ये मोदी जी गए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाँ ये हो चुका है। और मेन चीज ये कि मशीन लर्निंग जैसे उन्नत उपकरणों के माध्यम से मौसम की समझ व पूर्वानुमान में क्या करना, सुधार करने का विकसित किया गया है। दोस्तों आप देखोगे हर क्षेत्र में, शिक्षा है, रक्षा का क्षेत्र हो, मौसम का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने फिक्स रख रखा है कि 2047 का जो विजन होगा वो भारत का स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 100 साल भारत के आज़ादी के भी पूरे हो रहे हैं। तो तीसरा है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। ठीक है, क्या है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन जारी करती है, तो हम देखेंगे कि नीति आयोग कौन जारी करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। और जब हाल ही के अंदर जब रिपोर्ट आई इसकी, तो रिपोर्ट के अंदर सबसे अच्छी जो रैंकिंग थी वो किसकी थी, उड़ीसा, किसकी थी, उड़ीसा की सबसे अच्छी रैंकिंग थी 67.08, 67.8 आपकी ये फर्स्ट रैंकिंग पर उड़ीसा का बीच रहा है। सेकंड पर छत्तीसगढ़ रहा है और थर्ड पर आप देखो गोवा रहा है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे राजस्थान रहा है 12वें नंबर, कौन से नंबर पर, 12वें नंबर राजस्थान रहा है। और आप देखोगे 28.6 जो है इस परफॉर्मेंस के साथ में राजस्थान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंदर है, परफॉर्मेंस श्रेणी के अंदर राजस्थान के अंदर आया। यानी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग के अंदर अपन देखेंगे उसके अंदर फर्स्ट जो रैंकिंग किसकी रही है, उड़ीसा की रही है। सेकंड बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और तीसरे गोवा की। अगर ओवरऑल में अगर राजस्थान की बात करूं तो कौन से नंबर पर है, राजस्थान 12वें नंबर पर है। और राजस्थान की 28.6 जो है परफॉर्मर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राजस्थान किस श्रेणी के अंदर आता है, परफॉर्मर श्रेणी के अंदर राजस्थान आता है। दोस्तों ये था तीसरे नंबर का। फोर्थ बात करेंगे, अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी आप देख रहे हो काफी जगह घूम भी रहे हैं। और जम्मू जो रेलवे डिवीजन है उसका भी क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उद्घाटन किया है। अगर मैं बात करूं टोटल कितने डिवीजन हो गए, 69 डिवीजन हो चुके हैं। और अगर जोन की बात करूं तो 17 जोन ये रेलवे के अंदर ये हो चुके हैं। ठीक है, टोटल कितने 17 जोन है। अगर मैं बात करूं ये टोटल पहले 69 हुआ था और ये कितने थे उससे पहले 68वें डिवीजन थे। अब कितने हो गए टोटल 69वें जो है डिवीजन हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू रेलवे जो डिवीजन है उसका उद्घाटन कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर, आप देख रहे हो कि समान नागरिक संहिता पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। दोस्तों आप देख रहे हो कि जब बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया था तो उसके अंदर यही रखा गया था कि समान नागरिक संहिता ये होनी चाहिए, घोषणा पत्र के अंदर भी था। और ये इसको आप देखोगे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है या जो भी है ये इसको फॉलो करवा रही है। उसके अंदर पहला जो राज्य बन गया कौन सा बन गया है, उत्तराखंड है जो है राज्य बन गया है। तो पहला कौन सा समान नागरिक संहिता के अंदर पहला राज्य बन गया है, उत्तराखंड ये बन चुका है। दोस्तों ये था थोड़ा सा भारत के प्रति। अब थोड़ा सा अपन बात करेंगे राजस्थान से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और कौन कौन सी अभी हाल ही के अंदर भजन लाल जो सरकार ने उसने कौन कौन सी योजना लागू की है। तो एक बार अपन वापस से देख लेते हैं, एक बार अपन पांचों को पॉइंट को वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो मैंने बताया, सबसे पहले सोनमर्ग सुरंग है। इस सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कौन सा जिला है, गंदेरबर्ग जो जिला है वहां पर मोदी जी के द्वारा किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये सबसे बड़ी बात है श्रीनगर से लेह राजमार्ग उसके तक ये जो सुरंग बनाई है। और इसे कौन सी जेड टनल, क्या नाम दिया गया है, जेड टनल इसको नाम से जाना जाता है। और लगभग कितने 2700 करोड़ इसकी लागत आई है। और सबसे बड़ा दोस्तों यह है कि निर्माण किसने किया है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इससे इसका निर्माण किया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो IMD विजन 2047 था। और कौन से वर्ष में, आप देखो 150वें स्थापना दिवस अभी बनाया हाल ही के अंदर। और मेन इसका जो मेन था वो था मिशन मौसम, क्या था, मिशन मौसम। और सरकार के द्वारा आप देख रहे हो जो भी चीज बन रही है अब सारा 2047 को लेकर विजन लेकर आगे चल रही है। और मिशन मौसम था कि मौसम के प्रति तैयारी व जलवायु के प्रति क्या हो, स्मार्ट तरीका आपके आना चाहिए और साथ में बेहतर मॉडलिंग होनी, AI आनी चाहिए। ये सब चीजें इसके अंदर बता रही है। तीसरा है दोस्तों वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए, कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। फर्स्ट पर कौन रहा है, उड़ीसा रहा है। सेकंड पर छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा। अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो राजस्थान के कितने नंबर पर, 12वें नंबर पर। राजस्थान कौन से नंबर पर है, राजस्थान 12वें नंबर पर है। और कौन श्रेणी के अंदर आता है, परफॉर्मर श्रेणी के अंदर ये आता है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट था डिवीजन वाला, तो फोर्थ पॉइंट क्या था, डिवीजन, हाँ फोर्थ पॉइंट था डिवीजन का। और कौन से नंबर का डिवीजन, 69वें डिवीजन का भी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और अगर मैं बात करूं 5वें, तो उत्तराखंड के अंदर अभी समान नागरिक संहिता अभी उत्तराखंड ने पहला राज्य बन गया जिसने लागू ये इसको कर दिया है। अब दोस्तों अगर बात करेंगे राजस्थान से संबंधित योजनाएं, सबसे पहली योजना दोस्तों एग्रीस्टेक योजना, क्या नाम है, एग्रीस्टेक योजना, एग्रीस्टेक योजना।
हाँ, एग्रीस्टेक योजना, तो ये दोस्तों ये है एग्रीस्टेक जो योजना किस संबंधित है, कृषि विभाग के द्वारा दिया जा रहा है ये। और यानी एक बार रजिस्ट्री देना, क्या करना, रजिस्ट्री देना और उनको आधुनिक बनाना, और इसके अंदर भी 11 अंक की जो आईडी बनेगी। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया है, 5 फरवरी 2025 को इसको प्रारंभ किया गया है। और अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखोगे अभी राजस्थान के अंदर बिल्कुल जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पट्टे दिए गए थे। और अगर बात करूँ राजस्थान के अंदर, तो उद्देश्य इसका एक ही है कि इस योजना से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी जो ढांचा है वो उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। और इसके अंदर आप देखोगे डिजिटल रूप से क्रॉप सर्वे, जितना भी जो क्रॉप सर्वे होता है उसका कंप्लीट डिजिटल रूप से काम होगा। सेकंड चीज, फार्मर रजिस्ट्री होगी एवं भू संदर्भित नक्शे का भी क्या होगा, डेटा बेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को 11 कितने अंक की आईडी, 11 अंक की आईडी, विशिष्ट आईडी प्रदान करने का काम इस गवर्नमेंट ने किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लाभ क्या होगा, इसे लाभ एक ही होगा, योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम जो अभी किसान सम्मान निधि योजना है, अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे बजट के अंदर भी जो भजन लाल सरकार है 9,000 रुपये इसको कर दिए गए हैं में ऑटोमेटेशन, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सभी जितनी भी कल्याणकारी योजना होगी वो कैसे किसानों तक पहुंच सके, यही गवर्नमेंट का एक ही मोटो है। तो यही है कि सेवाओं तक, किसानों तक पहुंचाने से आसानी से बन सकी। दोस्तों ये था एक डेटाबेस था जिसके अंदर आप देखोगे सारे 11 अंक की आईडी होगी, इसके द्वारा सारा काम जो किसानों की जो दिक्कतें हैं वो सारा डेटा ग्रहण इसके अंदर सार्वजनिक रूप से बुनियादी ढांचे के अंदर लाने के लिए सारा दिशा काम हो रहा है। दोस्तों ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ अगर बात करेंगे तो केंद्र कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित एग्रीस्टेक ये योजना है। इसके अंदर अगर बात करूं, राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2024 में सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट इसको प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये था सीकर जिले से क्या किया था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। दोस्तों जब से भजन लाल सरकार आई उसके बाद आप देख रहे खूब सारे जो है राज्य स्तरीय युवा महोत्सव बन रहे हैं। और इसके अंदर अगर बात करेंगे तो अभी हाल ही के अंदर सरकार बोल रही है कि भाई बजट के अंदर भी कितनी सारी वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। पहले 1 लाख वैकेंसी के 5 साल के अंदर 4 लाख जो वैकेंसी देने का वादा किया है वो गवर्नमेंट कर रही है। और धीरे धीरे आप देखोगे सारी कैलेंडर जारी कर दिए। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार बिल्कुल जो युवाओं के प्रति क्या है, एक प्रकार सजग है। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कब आयोजन किया था, 8 से 12 जनवरी के बीच में ये आयोजन हुआ था। कहाँ स्थान था, स्थान वही अपना जो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो जयपुर है वहाँ इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम क्या थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। और इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना 11 लोगों, कितने 11 लोगों को आप देखोगे कि युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। कितने लोगों को, 11 लोगों को, युवाओं को यूथ आइकन से जो है अवार्ड से नवाजा गया था। कितने, 11 लोगों को। सबसे बड़ी बात यह कहाँ हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था। इसकी थीम क्या थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। आगे बात करेंगे, हाँ दोस्तों दाना एक से अंदर 1 लाख रुपए प्लस स्मृति चिन्ह प्लस प्रशस्ति पत्र। क्या है, प्रशस्ति पत्र देने का इसके अंदर जो है पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बहुत सारे हैं 11 जो यूथ आइकन अवार्ड है, लेकिन मैंने आपको ये याद रखना है कहाँ से जो है स्वयं मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे, जयपुर से की गई थी। और इसकी थीम क्या थी, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। और कितने लोगों को, 11 युवाओं को आप देखोगे यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हाँ कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान। नाम से पता चल रहा है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान सरकार का एक ही लक्ष्य है कि कैसे न कैसे करके राजस्थान में वर्षा जल जो सहेजने को, परंपराओं को क्या करना, वापस से पुनर्जीवित करने का कार्य इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो 7 जिले, कितने, 7 जिले के अंदर इस प्रारंभ किया गया है। इसमें अंदर एक तो है सिरोही, ठीक है, सिरोही के बाद में आता है फिर पाली, और पाली के बाद में आता है फिर जोधपुर। 3 तो ये है, और साथ में भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। इन 6 जिले के अंदर आप देखोगे ये जो अभियान चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, इसका उद्देश्य एक ही है कि राजस्थान में वर्षा जल कितना क्या करना, वर्षा को क्या करना, इकट्ठा करने का कार्य, संचयन करने की परंपरा को वापस क्या करेंगे, पुनर्जीवित करने का कार्य इस अभियान के तहत किया जाएगा। और इसका लक्ष्य भी यही है कि अभियान में व्यर्थ बह जाने वाले जो वर्षा जल होता है उस और भाप बनकर उड़ जाने वाले सतही जल की एक एक बूंद को क्या करना, संचयन करना, उसको क्या करना, पुनर्चरण करने पर क्या करना, फोकस करना। यही जो है गवर्नमेंट का इस अभियान का मेन लक्ष्य यही है कि कर्म भूमि से और कैसे हमारी मातृभूमि अभियान चलाना है। और एक दोस्तों ध्यान रखना कि जो अभियान है किस संबंधित है, वर्षा जल संचयन। क्या है मेन इसका, वर्षा जल संचयन की परंपरा को कैसे करना, वापस से पुनर्जीवित करने का कार्य जो है इस अभियान के तहत किया जा रहा है। और इसके अंदर कितने टोटल 6 जिले आप देखोगे इसके अंदर नजर आते हैं। ये आपको अच्छे से याद कर, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अगर मैं बात करूं तो जब मैं टेलीग्राम, हमारे चैनल होता है टेलीग्राम के अंदर, हम आपको लगभग सब चीज़ें जो भी करंट अफेयर्स का 1 महीने के अंदर होता है, सारी चीज़ें हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर सारा PIB प्लस आप देखो DIPR, ये सारी जो चीज़ें होती है घटनाक्रम डेली का सारा मैं आपको अपडेट करके यहाँ पे सब बता देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उल्लास मेला।
नाम से चल रहा है उल्लास मेला। तो उल्लास मेला का आयोजन किया गया था और 21 जनवरी कब किया था, 21 जनवरी को ही किया गया था। स्थान कौन सा है, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कहाँ पर, जयपुर के अंदर ये उल्लास मेले का आयोजन किया गया था। और दोस्तों क्या था उल्लास मेला, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि उल्लास मेला एक अभियान इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया जा रहा है, एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। कौन सा, उल्लास नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम है, ये चलाया गया अंतर्गत 2022 से क्या 2022-27 के बीच है। और कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित, कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एक ही है कि सभी वर्गों के लोगों को क्या करना, पढ़ना लिखाना व उनकी जो सिखाना और उनके कैसे जीवन कौशल को कैसे बारे में बताना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नव उल्लास कार्यक्रम उल्लास मेला का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, कौन सा स्थान है, जयपुर स्थान है। और मेन दोस्तों आप देखोगे इसका उद्देश्य क्या है, जो 15 साल के बाद में पढ़ नहीं पाए उनको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, सभी वर्गों के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना और जीवन कौशल के बारे में बताना, ये इनका मेन उद्देश्य है। और इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कि लक्षित, हाँ लक्ष्य रखा गया है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे नागरिक जो स्कूल जाने का अवसर चूक गए हैं, उसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखना उल्लास कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि उल्लास कार्यक्रम के संबंधित है। और तो उल्लास कार्यक्रम है कि जो 15 साल से ऊपर जो भी लड़की या कोई भी व्यक्ति है वो स्कूल नहीं गया, तो उसको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, उसको कैसे जीवन कौशल के बारे में बताया जाए, ये सारी बातें आप देखोगे तो ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे स्वामित्व योजना के अंदर, हाँ पट्टे क्या पात्र लाभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीलवाड़ा जिले में स्वामित्व योजनागत पात्र लाभार्थियों पट्टे में स्वामित्व कार्ड वितरण व लाभार्थी संवाद किया जाने का कार्यक्रम किया गया था। कब किया था, 18 जनवरी 2025 को ये किया गया था। और दोस्तों आप देखोगे 1.5 कितने 1.5 राजस्थान में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड पट्टे वितरण करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और दोस्तों अगर बात करेंगे प्रारंभ कब किया गया था, इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कौन सा स्वामित्व जो है योजना है, इसके अंदर उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे भूमि अभिलेख है उसको कैसे डिजिटलकरण के रूप में माध्यम से स्पष्ट भूमि और संपत्ति का अधिकार कैसे प्रदान करे, ये इसका मेन लक्ष्य है। तो स्वामित्व आप देखोगे स्वामित्व योजना दोस्तों आपको ये याद रखनी 24 अप्रैल 2020, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अभियान है, नेक्स्ट है छठा अभियान जयपुर परवाह अभियान। नाम से पता चल रहा है परवाह किसी करनी है, जयपुर की करनी है भाई, ठीक है। तो कहाँ पे करनी है परवाह, तो हमको परवाह करनी जो यातायात के नियम तोड़ता है, ठीक है, उनको जागरूकता करना। किसको करना, जो यातायात के नियम तोड़ता है उसको जागरूकता करना, यही इसका मेन लक्ष्य है। कि जयपुर परवाह अभियान कब शुभारंभ किया गया था, 2 जनवरी 2025 शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि यातायात के जो नियम है, यातायात के नियमों की पालना सुनिश्चित करना, सड़क हादसे में कैसे कमी आए और कैसे जन जन तक सड़क सुरक्षा के नियमों को प्रति जागरूक बनाने का कार्य जयपुर परवाह अभियान के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना 6 पॉइंट्स है जयपुर परवाह अभियान, ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको याद करवा देता हूँ क्या क्या चीजें हो चुकी है। हाँ फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट। अगर राजस्थान अगर बात करूं सबसे पहले एग्रीस्टेक योजना, एग्रीस्टेक कभी हुई थी दोस्तों 5 फरवरी 2025 को ये हुई थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि इस योजना के अंदर डिजिटल एक प्रकार से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में सारा काम किया गया है। और डिजिटल रूप से क्रॉप सर्वे होना, फार्मर रजिस्ट्री एवं संदर्भित नक्शे का क्या करना, डेटाबेस निर्माण करने का कार्य प्रत्येक किसान के अंदर इसके अंदर 11 अंक की आईडी जो है विशिष्ट आईडी प्रदान करने का कार्य इसके अंदर किया जाएगा। और इसके अंदर मेन दोस्तों लाभ यही है कि योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कैसे डाटा तैयार रखना है और जो हमारी पीएम किसान निधि जो सम्मान योजना है उसको कैसे ऑटोमेटेशन करना है और कैसे किसान क्रेडिट योजना के द्वारा कि किसानों को कैसे जो भी कल्याणकारी योजना है किसानों तक कैसे पहुंच सके, ये इसका मेन आकर देखेंगे लाभ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हाँ केंद्र प्रायोजित योजना है ये। और कब चालू की गई थी, दिसंबर 2024 में सीकर जिले से इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, कौन सा महोत्सव, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो कि 8 से 12 जनवरी के बीच में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था। और इसकी थीम क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इसका नवाचार करना इसकी थीम थी। और टोटल कितने लोग थे, टोटल 11 लोग थे, 11 लोगों को यूथ आइकन अवार्ड से इसको नवाजा गया था। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में पुरस्कार 1 लाख, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र, ये आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट देखेंगे कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इसका मेन एक ही लक्ष्य है कि कैसे जल का संचयन हो, क्या हो, कैसे जल का संचयन हो, इसी दिशा में सारा गवर्नमेंट काम कर रही है। और यानी टोटल 6 जिले के अंदर सबसे पहले प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले अगर बात करेंगे जालोर के बाद सिरोही के बाद में आता है पाली के बाद में आता है जोधपुर के जस्ट पास में है। आप देखोगे जयपुर से जब पाली से आगे जाओगे तो भीलवाड़ा और भीलवाड़ा फिर झुंझुनू और जयपुर। और मेन इसका उद्देश्य ये है कि कैसे जल का संचयन हो सके। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में
उल्लास मेला, उल्लास मेला किस संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। यानी एक प्रकार से जो 15 साल से जो व्यक्ति जिसने पढ़ाई नहीं करी है, तो कैसे उसको पढ़ाना है, सिखाना है और कैसे उसको जीवन कौशल के बारे में समझाना है, ये इसका मेन लक्ष्य है। और यानी शिक्षा से संबंधित, और कहाँ इसका अभियान चलाया गया था? इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण संस्थान जयपुर के अंदर ही चलाया गया था। उल्लास एक प्रकार से साक्षरता कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? साक्षरता कार्यक्रम है। और ये जो केंद्र, कौन सी योजना है? केंद्र प्रायोजित ये योजना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्वामित्व योजना, ये पट्टे संबंधित है, स्वामित्व कार्ड देने से संबंधित है। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई थी। और इसके बाद में अगर बात करें कब चालू की गई थी इसको प्रारंभ, 24 अप्रैल 2020 को ये प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी। और उसका उद्देश्य यही है, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी जो भू अभिलेख होते हैं उनको डिजिटल के माध्यम से स्व पुष्टि व संपत्ति का अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे जयपुर परवा अभियान, नाम से पता चल रहा है जयपुर परवा अभियान। परवा किससे करनी है? जयपुर ही करनी है भाई। किससे होगी परवा? जो यातायात के नियम तोड़ता है, अब उनको कैसे करना है? जागरूक करना है। क्या करना है? जागरूक करना है। तो यातायात के नियमों की पालना सुनिश्चित करने, सड़क हादसे में कमी लाने व जन जन तक जो सड़क सुरक्षा के नियमों को के बारे में प्रति जागरूक करना, ये इसका मेन लक्ष्य है, जयपुर प्रवाह अभियान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? तो आप देखोगे बीकानेर में। कहाँ होगा? बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव होगा। और कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ टॉक फास्ट। मेवाड़ टॉक फेस्ट यानी कब हुआ था? 11 से 12 जनवरी। और कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। संस्करण कौन सा है? 30वां संस्करण था। और थीम थी इसकी भारत के स्वयं की कहानी। कौन सी कहानी? भारत के स्वयं की कहानी। नेक्स्ट देखते हैं अठे सुजस प्रभुता उठे। अठे सुजस प्रभुता उठे, ये पुस्तक है, राजस्थानी निबंध संग्रह है। और ये किसने लिखा था? प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा साहब ने। किसने लिखा था? प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा साहब ने ये सारा लिखा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब राजस्थान के प्रति लोगों को रुझाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और राजस्थान की लोगों की मांग है कैसे इसको मान्यता मिले। तो अब सरकार के द्वारा आप देखोगे खूब सारे अभियान जो है चलाए जा रहे हैं। ठीक है, चल कोई फाउंडेशन के द्वारा भी सारी आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें चलवाई जा रही है। ठीक है, अभियान ये जो कैसे न कैसे करके जो राजस्थानी है उसको भाषा को क्या मिले? मान्यता प्रदान मिले। और खूब सारे आप देखोगे संगठन बन चुके हैं ताकि हमारी राजस्थानी जो भाषा है उसको भी मान्यता मिल सके। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी उसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे, मराठी सम्मेलन हुआ था। तो अपनी जो राज्य की अलग अलग जो भाषा है उसके प्रति भी लोगों के अंदर धीरे धीरे झुकाव है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर राजस्थानी होनी चाहिए। तो भाषा किसकी थी? है राजस्थानी निबंध संग्रह। और लेखक कौन थे? प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा साहब थे, जो कि जिन्होंने लिखी थी अठे सुजस प्रभुता उठे। ये इनका क्या है? एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ बनाया दोस्तों? 34वें नंबर का था। कब हुआ था? 9 से 19 जनवरी के बीच में हुआ था। कहाँ पे? रामलीला मैदान जोधपुर के अंदर हुआ था। ये कहाँ पे? रामलीला मैदान जोधपुर के अंदर हुआ था पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। और इसके अंदर जो आयोजन करता कौन कौन थे? सबसे पहला है लघु उद्योग भारती, जो कि जोधपुर के अंदर है। सेकंड है जिला प्रशासन, साथ में जोधपुर का जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र। और फोर्थ है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। तो आपको मैंने ये याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया था? कहाँ पे? जोधपुर के अंदर ये सारा मनाया गया था। नेक्स्ट देखते दोस्तों पशु कल्याण पखवाड़ा। नाम से पता चल रहा है किसका कल्याण करना है? पशुओं का कल्याण करना है। और इसके लिए सरकार आप देखोगे कि जोराराम कुमावत जी आप देखोगे इसके मंत्री है। और जो पशु कल्याण पखवाड़ा है कब से चलाया गया था? 14 से लेकर 30 जनवरी के बीच में चलाया गया था। और आप देखोगे कि जोराराम जी कुमावत है, उनका भी जो विधानसभा क्षेत्र है सुमेरपुर है। ठीक है ना, उनके द्वारा सारी चीज़ चलाई जा रही है। और इसके अलावा देखेंगे क्या कार्य था इसके दौरान? पशु कल्याण पखवाड़े के समय के दौरान गणतंत्र दिवस, कौन सा दिवस था? एक तो गणतंत्र दिवस व सर्वोदय दिवस के ऊपर अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध तथा मांस बिक्री पर प्रतिबंध रखा जाएगा। तो दोस्तों ये था पशु कल्याण पखवाड़ा। कब बनाया गया था? जनवरी के अंदर। 14 से लेकर 30 जनवरी के बीच में सारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। कौन सा है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर किशनगढ़ के अंदर, कहाँ पर? किशनगढ़ के अंदर हमारे जो राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब है वो गए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और सबसे बड़ी बात है कौन सा संस्करण था? ये 10वें नंबर का। कौन सा संस्करण था? 10वें नंबर संस्करण था। कहाँ पर? किशनगढ़ के अंदर ही बनाया गया था। और आयोजक कौन था इसके अंदर? आप देखोगे सीडोस प्लस रिको। रिको तो काम करती है, स्टोन के काम सारा वही करती है, और रिको ये दो आप देखोगे इसके अंदर था। और सह आयोजक अगर बात करूँ तो लघु उद्योग भारती। कौन था? लघु उद्योग भारती ये सह आयोजक था। उद्घाटन किसने किया था? राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने इसका जो है उद्घाटन किया था। दोस्तों ये था। अब नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव
12 तारीख थी 12 जनवरी, और 12 जनवरी के दिन हम देखते हैं विवेकानंद जयंती मनाते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा रोजगार उत्सव मनाया गया था। कहाँ पर आयोजन? जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर बनाया गया था। कहाँ पे? बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी 13,000 से अधिक युवाओं के अधिक इस समय नियुक्ति पत्र इसके अंदर दिए गए थे। कितने? 13,000 से अधिक युवाओं के क्या दिए गए थे? नियुक्ति पत्र इसके अंदर दिए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सांबर महोत्सव। सांबर महोत्सव के अंदर देखेंगे टोटल कितने 2025 में मनाया गया था। कहाँ पर? 24 से 28 जनवरी को तारीख क्या थी? 24 से 28 जनवरी के बीच में मनाया गया था। कहाँ पर? वही सांबर झील के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसके अंदर फ्लेमिंगो झील, फ्लेमिंगो इसके अंदर पक्षी आए थे। कितने कितने हजार पक्षी? 25,000 जो फ्लेमिंगो पक्षी आए थे। और आयोजित कौन करेगा इसके अंदर? वही पर्यटन विभाग करेगा। प्लस में क्या कौन करेगा? जिला प्रशासन के द्वारा ये सारा काम आयोजित किया जाएगा। और आप देखोगे कि इसके अंदर 2 लाख से अधिक जो देशी विदेशी पर्यटक इसके अंदर आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, राज्य के अंदर 15,000 नए नंद घर स्थापित करने के लिए किस औद्योगिक समूह के साथ एमओयू किया गया? तो आप देखोगे कि वेदांता, कौन सा ग्रुप था? वेदांता के साथ में जो 25,000 जो नए नंद घर स्थापित करने का जो औद्योगिक एमओयू अभी हाल ही के अंदर सरकार के द्वारा किया है। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है हमीरगढ़। हमीरगढ़ पट्टी जो है हवाई पट्टी, वो कहाँ पर? जो वहाँ पर एक फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कौन सा स्कूल? फ्लाइंग स्कूल। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। आपको अच्छे से याद रखना, हमीरगढ़ हवाई पट्टी की जो विकसित कर फ्लाइंग जो स्कूल है उसको खोला जाएगा। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन फ्री स्काई। कौन सा स्काई? ऑपरेशन फ्री स्काई। इस ऑपरेशन फ्री स्काई के अंदर देखेंगे कि जो मकर संक्रांति हुई थी उसके अवसर पर जो आप देख रहे हो कि जयपुर के अंदर काफी मनाया जाता है मकर संक्रांति। और इस अवसर पर आप कितने सारे पक्षी मरते हैं, ठीक है, डोर से। आजकल चाइनीज मांझा खूब सारे हो चुके हैं, तो बहुत सारी क्षति होती है। तो इसके लिए सर गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन फ्री स्काई। इसके अंदर मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल जो परिंदों को क्या करना, बचाने का कार्य सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन चलाया गया। दोस्तों ये था, एक बार वापस से देख लेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट 18वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह। कौन सा समारोह है? राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह। इसके अंदर दोस्तों आप देखोगे कि कहां पर किया गया था? ये कौन से नंबर का था? ये 35वें नंबर का था। स्थान जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र, वहां पर इसको मनाया गया था। कब बनाया गया? 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में सारा राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे 19वें विधानसभा अध्यक्ष हमारे कौन है? वासुदेव देवनानी साहब ने 13 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन सी है? कहां पर? कोटड़ा। कहां पर? कोटड़ा। कोटड़ा के अंदर किया गया है। और किसकी की थी? किसकी? विवेकानंद जयंती की, विवेकानंद जी की। कितने फीट की थी? 13 फीट की जो ऊंची प्रतिमा थी, इसका अनावरण कहां हुआ था? कोटड़ा अजमेर के अंदर। तो ये था, एक बार वापस से अपन अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया? बीकानेर के अंदर। मेवाड़ जो टॉक फेस्ट है वो कहाँ पर स्थान? राजसमंद के अंदर। संस्करण कौन सा? 3रा। थीम क्या थी? भारत की स्वयं की कहानी। अगला है अठे सुजस प्रभुता उठे। ये किसका संग्रह? एक राजस्थानी भाषा संग्रह है। और इसके जो लेखक कौन थे? प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों ये पूछ सकते हैं कहाँ आयोजन हुआ था, तो कब हुआ था और कौन संस्करण था? तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ मनाया गया था? जोधपुर के अंदर। रामलीला मैदान था। कौन से नंबर? 34वां है। तिथि कौन सी? 9 से 19 जनवरी 2025 के बीच में। आयोजन कौन कौन से हैं? एक तो लघु उद्योग भारती जोधपुर है, एक जिला प्रधान जोधपुर है, एक जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र है, और एक है उद्यम प्रोत्साहन संस्थान। ये 4 के द्वारा आप देखोगे इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है पशु कल्याण पखवाड़ा। ये भी आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर 14 से 30 जनवरी के बीच बनाया था। और इसके अंदर जो गणतंत्र दिवस है और सर्वोदय दिवस के अवसर पर राज्य में जो पशु पक्षियों का भी वध है या मांस बिक्री पर क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगाया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम। दोस्तों पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे? किशनगढ़ के अंदर हुआ था, अजमेर के अंदर। कौन संस्करण था? 10वें नंबर संस्करण था। आयोजक कौन था? सीडोस प्लस रिकोस का वो था। अगर से आयोजक की अगर बात करूं, से आयोजक थे लघु उद्योग भारती, इसके से आयोजक थे। अगर बात करूं उद्घाटन राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कब मनाया गया था? 12 जनवरी के दिन, विवेकानंद जयंती के दिन। और कितने कहाँ पर मनाया गया था? जयपुर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। कहाँ पर मनाया? जयपुर के अंदर। और अगर बात करूं तो कितने 13,000 से अधिक युवाओं को दिया था इसके अंदर? नियुक्ति पत्र देने का कार्य गवर्नमेंट ने किया था। और दोस्तों नेक्स्ट है सांबर महोत्सव। कहां पर? सांबर के अंदर। और कहां पर? सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा ये सारा काम किया गया था। कितने पक्षी आए थे? 25,000 पक्षी आए थे और 2 लाख से अधिक देशी विदेशी इसके अंदर पर्यटक आए थे। नेक्स्ट है राज्य में 25,000 नए नंदघर स्थापित करने के लिए किस औद्योगिक वेदांत समूह को? नेक्स्ट है हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित कर फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में ऑपरेशन फ्री स्काई। कौन सा स्काई?
ऑपरेशन फ्री स्काई, मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल जितने परिंदे हैं उनको क्या करना, बचाने का कार्य इसके अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह, कौन सा है, राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह। इसके अंदर आप देखोगे कि कौन से नंबर का था, 35वें नंबर का था, कहाँ मनाया जाएगा, जवाहर कला केंद्र के अंदर मनाया जाएगा, और तिथि है 8 से 10 जनवरी 2025। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष हमारे जो वासुदेव देवनानी साहब है, उन्होंने एक 13 फीट की प्रतिमा जो कि विवेकानंद की प्रतिमा थी उसको कहां पर अनावरण किया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोटड़ा अजमेर के, कहां पर, कोटड़ा अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों ये था, ये सारा हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आप देखो छोटे छोटे से हैं बिल्कुल ये, क्योंकि पूछ लेते क्वेश्चन के अंदर खूब सारे, आप देखोगे ये सब चीज़ें मैंने आपको हमारी जो पीआईबी साइट होती है या फिर डीआईपीआर की जो साइट होती है सब वहाँ से मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है इसके अंदर बाकायदा, आप देखोगे टेलीग्राम से सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आप देखोगे इसके अलावा भी हमारी सारी क्लासेस चली रही है, करंट की क्लास लास्ट क्लास थी क्लास, उसके बाद में ये जो जनवरी माह की करंट क्लास कंप्लीट होती है, और मैथ हो चुकी है, साइंस भी 3 चैप्टर बाकी रहे उसके भी जल्द प्रतीक जी करवाई देंगे, पॉलिटी हमारी क्लास चली रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इंग्लिश की क्लास भी सारी हमारी चल रही है, मैनेजमेंट की क्लास हो चुकी है, इंडिया हिस्ट्री की क्लास मात्र एक तो गांधी जी रहे हैं और एक 1857 क्रांति रही है, उसके बाद हो जाएगी। और आप देखोगे कि मार्च से हमारा वापस से एक तो ये साइकोलॉजी रही है वो करवा देंगे, और साइकोलॉजी के बाद में राजस्थान ज्योग्राफी कराने का हम सारा हमारा जो बिल्कुल दृढ़ प्रयास है वो सारा हमारे द्वारा सारा किया जा रहा है। दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जा रहे हैं। नेक्स्ट है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ खोला जाएगा, RDTC, कहाँ पर, RDTC सिंगावल के अंदर, अजमेर के अंदर ये सारा खोला जाएगा। नेक्स्ट है छोटे छोटे क्वेश्चन है, राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, हमारे मुख्य सचिव है सुधांशु पंत जी, उनको सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हाँ माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने एक परियोजना थी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, इसका नामकरण करके क्या नाम किया गया, इसका नाम रामजल, क्या नाम किया गया, रामजल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों याद रख लेना ये आपको अच्छे से कि भाई पार्वती जो कालीसिंध जो लिंक परियोजना है इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो इसका देखोगे कि नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया है राम जल सेतु, कौन सी, राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम किया गया। नेक्स्ट दोस्तों आप देखोगे राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पंचभद्रा तहसील के, कहाँ पर, पंचभद्रा तहसील के, आप देखो 2 जगह है, एक तो कहाँ पर, एक तो है बोरावास और एक है बागुंडी, कौन सा, एक तो बोरावास है एक बागुंडी, एक तो 26 हेक्टेयर का और एक 97 हेक्टेयर के अंदर इस पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है हस्तशिल्प एक्सपो, कौन सा एक्सपो, हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, आप देखोगे जोधपुर के अंदर, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर किया गया, 23 से 26 जनवरी के बीच में किया गया था। संस्करण कौन सा है, पहला संस्करण है, और कौन सा स्थान है, आप देखोगे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बोरोनाड़ा के अंदर इसका जो है हस्तशिल्प एक्सपो किया गया था। और दोस्तों आयोजनकर्ता कौन था, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, हाँ नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ था 30 से 3 फरवरी के बीच में हुआ था, वही कहाँ पर, होटल क्लार्क आमेर जयपुर के अंदर। इसकी थीम क्या थी, उत्सव, क्या थीम थी इसकी, उत्सव इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखेंगे भीमथड़ी, क्या नाम है, भीमथड़ी एक घोड़े का नाम है, क्या है, एक घोड़े का नाम है। इसी के अंदर अभी हाल ही के अंदर इसके अंदर भारत सरकार ने 8वीं नस्ल, क्या है, 8वीं नस्ल के रूप में इसको गजट जो है नोटिफाइड किया है, ठीक है, गजट क्या किया है, नोटिफाइड किया है। और सबसे बड़ी दोस्तों मान्यता किसने दी है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, किसने, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर ने इसको मान्यता दी है। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो ये घोड़ा था इसे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी ये शामिल था, नाम क्या है, भीमथड़ी, क्या नाम है, भीमथड़ी। नेक्स्ट देखेंगे जयपुर, हाँ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, आप देखोगे कि जयपुर के अंदर, कहाँ पर, जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था 17 से 21 जनवरी के बीच में। और आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये REC के अंदर इसका जो है फेस्टिवल हुआ था। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, मेड इन पैराडाइज, क्या नाम दिया गया, मेड इन पैराडाइज को आप देखोगे कि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट देखेंगे 36वां दोस्तों 36वां वार्षिक प्रतिवेदन अभी लोकायुक्त ने किसको प्रस्तुत किया है, राज्यपाल को ये प्रस्तुत किया है। और अब देखोगे हाल ही के अंदर हमारे जो वर्तमान में जो लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण वोरा, क्या नाम है, प्रताप कृष्ण लोरा, आप देखोगे इसकी वर्तमान लोकायुक्त है। और कौन स्थिति को प्रस्तुत किया था, 1 जनवरी 2025 को ये प्रस्तुत किया था। और किसको प्रस्तुत किया था, राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। कौन से नंबर का, चौथा, कौन से नंबर का था, चौथा वार्षिक प्रतिवेदन था। तारीख अवधि थी 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच में। जो आप देखोगे जो भी लोकायुक्त जो कार्य होता है सारी चीजें आप देखोगे इसके अंदर राज्यपाल को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 29 BAP भारत आदिवासी पार्टी, भारत जो आदिवासी पार्टी अभी हाल ही के अंदर इसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आप देखोगे कि इसके राजस्थान के अंदर 4 तो ML है और एक खुद
राजकुमार रोज साहब वो खुद सांसद है, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आते हैं और 4 इसके एमएलए हो चुके हैं। कौन कौन से 4 एमएलए, और इसलिए इसको राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है और इसका ये भी कारण है। और 4 विधायक 184, अनिल कटारा, आसपुर से अमेश डामोर, दरियावाद से थावरचंद डामोर, ठीक है, और एक है बागीदुरा से जयकृष्ण पटेल। ये 4 आप देखो कि 4 एमएलए बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बांसवाड़ा से थे डूंगरपुर खुद राजकुमार रोज, पार्टी के जो खुद हेड है वो राजकुमार रोज, उनको अभी हाल ही के अंदर सांसद भी बने हैं। तो 4 तो एमएलए हो गए और एक सांसद हो, यानी एक प्रकार से अगर ये चीजें हो जाती है तो एक राज्य पार्टी का दर्जा आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखते दोस्तों, ये था भारत और राजस्थान संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं, घटनाएं जो कौन कौन से हुई थी। पर एक प्रकार अगर बात करूं परियोजनाएं कौन कौन सी हुई थी, एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन के माध्यम से आप देखो सारी चीजें 10-1 मिनट के अंदर सारी कंप्लीटली याद आपको अच्छे से हो रही है। और मैंने आपको हमारा मकसद यही है कि आपको मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन देकर आपको चीजें याद करवाना और अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन वहां पे मिलने चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सारी चीजें आपको पीडीएफ आपको डाली दी है पहले, ठीक है। इसकी जो इस क्लास की जो पीडीएफ है सब कंप्लीट आपको चैनल जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी गई है। वापस दोस्त देखते हैं, वापस से एक बार रिविजन कर लेते हैं। दो अपन ने अपन लास्ट तक कहां तक देखा था, तो यहां तक देखा था, हाँ। तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर आरडीटीसी सिंगावल अजमेर के अंदर ये भी पहला खोला हुआ है। सेकंड है राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष सुधांशु पंत मुख्य सचिव को बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने भी हाल ही के अंदर पार्वती काली सिंध जो परियोजना है उसको नामकरण कर संशोधन किया, नाम किया गया है रामजल सेतु लिंक परियोजना किया गया है। राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना पंचभद्रा की तहसील के 2 गांव थे, एक तो कौन सा है, एक तो है आप देखोगे कि बोरावास, कौन सा नाम है, बोरावास है, एक बागुंडी, एक तो बोरावास है एक बागुंडी के अंदर ये सारा पेट्रो जोन की स्थापना की जाएगी। जो कि 12 जो बोरावास है 26 हेक्टेयर जबकि बागुंडी 97 हेक्टेयर का है। नेक्स्ट देखो कि हस्तशिल्प एक्सपो, कौन सा एक्सपो, हस्तशिल्प एक्सपो जो कि कहाँ पे हुआ, जोधपुर के अंदर होगा। और कौन सा संस्करण है, पहला ट्रेड फैसिलिटी फोर जो कि बोरनाल के अंदर ये बनाया जाएगा। आयोजनकर्ता कौन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा ये सारा काम किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ होगा, जयपुर के अंदर होटल क्लार्क आमेर के अंदर, थीम क्या है इसकी, उत्सव। नेक्स्ट है भीमथड़ी, भीमथड़ी क्या है, एक प्रकार से घोड़े का नाम है। और इस घोड़े के अंदर आप देखोगे कि टोटल 8वीं नस्ल के रूप में इसको गजट नोटिफिकेशन जो नोटिफाइड है उसके अंदर किया गया है। मान्यता कौन दिया है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको मान्यता मिली है। और यह घोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या सेना में शामिल था। नेक्स्ट देखेंगे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2025 का आयोजन कहाँ पर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जयपुर के अंदर किया गया। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड मेड इन इंडिया, मेड इन पैराडाइज, इसको मेड जो है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट देखेंगे 36वां नंबर, कौन सा नंबर का था, 36वां वार्षिक प्रतिवेदन लोकायुक्त ने प्रस्तुत किया है। और लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण वोरा। इसके आप देखोगे कि इसके लोकायुक्त तिथि थी 1 जनवरी 2025, इसको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद में चौथा ये वार्षिक प्रतिवेदन है और अवधि क्या है इसकी 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के बीच में। नेक्स्ट बाप पार्टी जो कि आप देखोगे कि राजकुमार रोध की पार्टी है। और भारत आदिवासी पार्टी, कौन सी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी है। और राज्य पार्टी का इसको दर्जा मिल चुका है। यानी कुल मिला की बात यह है कि 4 तो इसके एमएलए हो चुके हैं, एक सांसद इसके हो चुके हैं। जो 4 विधायक कौन कौन से हैं, एक तो 84 से अनिल कटारा, एक आसपुर से उमेश डामोर, एक दरियावाद वही सुशीला मीणावाला, थावरचंद डामोर। नेक्स्ट है बागीदोरा से जयकृष्ण पटेल साहब। और एक बांसवाड़ा जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से खुद राजकुमार रोत है। दोस्तों ये था, ये अपना कंप्लीटली जो भारत व राजस्थान की जो परियोजना है उसके बारे में सारा आपको मैंने अच्छे से याद करवा दिया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे भारत व विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन सी जो भारत के अंदर और विश्व के अंदर कौन कौन सी घटना घटित हुई थी। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे पेरिस जलवायु समझौता, कौन समझौता है, पेरिस जलवायु समझौता है। उसके उसमें जो है अमेरिका है वो क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि जब कोप 12 हुआ था कहाँ पर, पेरिस के अंदर, उसके अंदर अमेरिका सम्मिलित था। और इसके बाद आप देखोगे कि अभी हाल ही के अंदर पेरिस के जो जलवायु समझौता था उसके अंदर से कब हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता 12 दिसंबर 2015 को, कब हुआ था, 12 दिसंबर 2015 को ये हुआ था। उसके बाद से आप देखोगे कि पेरिस जो जलवायु समझौता है अभी हाल ही के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनी है उसके बाद से आप देखोगे कि जो है पेरिस जलवायु समझौता से जो है अमेरिका क्या हो चुका है, बाहर भी हो चुका है। पहली चीज। दोस्तों दूसरी चीज है कि ब्रिक्स का 10वां देश बन चुका है कौन, इंडोनेशिया। कौन सा बन चुका है, ब्रिक्स का 10वां देश बन चुका है। आप देखोगे कि ब्रिक्स शुरू में जब बना था उसके अंदर कुछ ही कंट्री थे, जिसमें कौन कौन, सबसे पहले अगर देखेंगे 16 जून 2009 को ये ब्रिक्स बना था। शुरू में देश थे ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना, ये देश थे। और 2010 के अंदर आप देखोगे साउथ अफ्रीका इसके अंदर से जुड़ चुका था। और अगर बात करेंगे टोटल 10 देशों के अंदर, 10 देशों में आप देखेंगे और कौन कौन से देश जुड़ चुके हैं। एक तो है ईरान,
मिस्र, इथोपिया और यूएई। कौन सा है? यूएई। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल आप देखोगे 10 देश आपके हो चुके हैं। एक दो, ठीक है, ईरान, मिस्र, इथोपिया, यूएई और इंडोनेशिया। यानी एक अगर मैं बात करूं तो इंडोनेशिया 10वें नंबर का देश बन चुका है किसके अंदर? ब्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिक्स का नौवां कौन सा भागीदार, कौन सा देश है? नौवां भागीदार देश बन चुका है नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, फोर्थ है, अभी सिंगापुर के जो राष्ट्रपति थे वो भारत की यात्रा पर आए थे और वो उड़ीसा के अंदर भी गए थे, उनके साथ भी कुछ समझौते किए थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे राष्ट्रपति का नाम था थरमन सनमुंगरतन। क्या नाम है? थरमन सनमुंगरतन इनका नाम था। कब आए थे? 14 से 18 जनवरी 2025 के बीच में ये आए थे। उसके बाद 17 से 18 जनवरी को उड़ीसा के दौरे पर भी ये गए थे। नेक्स्ट देखते हैं तटीय और जलपक्षीय जनगणना। तटीय और जलपक्षीय जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 को में ये हुई थी और गुजरात के एक जगह जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य के अंदर ये आयोजित हुआ था। और भारत की पहली तटीय और जलपक्षी गणना इसके अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जामनगर के अंदर ये किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाया कौन बनाया? भारत बन चुका है। और पहला यूएसए था, सेकंड पर चीन था और तीसरे नंबर पर भारत बन चुका है। नेक्स्ट है भारत कॉफी का, किसका? भारत कॉफी का 7वां बड़ा देश। कौन सा केस? 7वां बड़ा देश बन चुका उत्पादक के रूप में भारत कॉफी का। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025, इसका स्थान भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर हुआ था कॉन्क्लेव। और इसके दोस्तों पहल क्या थी? पहल महत्वपूर्ण पहल है इसके अंदर, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इसके अंदर चलाया गया था कि कैसे दोस्तों, किससे संबंधित है? जनजातीय से संबंधित है। किससे? किस पहल से? जनजातीय से संबंधित है। उद्देश्य क्या था? भारत के जनजातीय समुदायों के सामने जितनी भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण चुनौतियों का समाधान करने का इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 9वां विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन। कौन सा है? विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2025 का। वेव्स। क्या नाम है? वेव्स इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में नाम है। और स्थल कौन सा है? भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन हुआ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कहाँ पे हुआ है? भारत में आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ है? भारत में पहली बार ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 10वां ग्रामीण भारत महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ग्रामीण भारत महोत्सव। ये कब आयोजन किया गया था? 4 से 9 जनवरी के बीच में ये आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भारत मंडप में क्या नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया था। इसके अंदर थीम क्या थी? विकसित। वही मैं आपको बात कर रहा हूँ शुरू से कि सरकार की एक ही थीम है कि 2047 तक भारत के जब 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के, तब हमारा एक नया विजन हो, नई सोच हो, नई लक्ष्य हो, नई विचार हो, नई आत्मा हो। भारत एक प्रकार से खुद एक नया विजन के साथ में भारत 2047 के अंदर भारत एक नया जोश के साथ में सबके पूरे विश्व के सामने अपना दक्ष अपना पटल के सामने प्रदर्शित कर सके। तो ध्यान रखना, विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया था। और आदर्श वाक्य क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्या नाम है? गांव बढ़ेगा तो अगर जब गांव ही बढ़ेगा तो देश भी अपने आप बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि हमारा भारत किसमें बसता है? गांव के अंदर हमारा भारत बसता है। तो गांव बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कौन सी नदी? मूसी नदी। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 की विश्व स्मारक, कौन सी विश्व स्मारक निगरानी सूची में इसको शामिल किया गया। तो किस नदी को? मूसी नदी को। नेक्स्ट देखेंगे 77वीं सेना दिवस। इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। उसका विषय क्या था? समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या है? सक्षम भारत, समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ तो कैसा हो? भारत हो, सक्षम कैसी हो? हमारी सेना हो। तो 77वीं सेना दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों देश का पहला जैन बीटा बच्चा कहाँ पर हुआ था? मिजोरम के। कहाँ हुआ है? मिजोरम के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, नाम क्या है? फ्रैंकी रेमो ऑल्डिंग जादेंग। क्या नाम है? फ्रैंकी रेमो ऑल्डिका जादेंग। नाम अजीब सा है लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा। पहला जैन बीटा ये बच्चा है कहाँ पर? मिजोरम के अंदर ये हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे भारत ऊर्जा सप्ताह। कौन सप्ताह? भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ पर हुआ है? कब हुआ था? 11 से 24 फरवरी के बीच में आप देखोगे कि मनाया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब थी? 26 जनवरी के दिन ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अभी हाल ही के अंदर DRDO कौन सा स्थापना दिवस? 67वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे IYC इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव, यानी एक प्रकार से अगर बात करूं राज्य अपेक्ष समिति का गठन किया गया। इसके अंदर हाल ही के अंदर अध्यक्ष को बनाया गया, मुख्यमंत्री साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है
लू तापघात, किसको? लू तापघात को, किसको? लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट दोस्तों आप देखोगे लास्ट रिपोर्ट है ये, और एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट अभी हाल ही के अंदर जारी हुई थी। कौन से नंबर की थी रिपोर्ट? थी 14वीं रिपोर्ट थी। इसके अंदर डॉक्टर माधव चौहान और सुश्री फरीदा लांबे के द्वारा जारी की गई थी। इसके अंदर दोस्तों क्या किया गया था कि एजुकेशन से संबंधित सारी रिपोर्ट थी कि कितने बच्चे आपको सर्वे किया गया था। देखेंगे भारत के अंदर 605 अध्ययन किया, जिले कितने थे? 605 तो जिले थे, 17,997 गांव थे, और 6,49,797 कितने थे? बच्चे थे। अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा तो जिले 33 जिलों के अंदर इसका सर्वे किया गया, गांव 988 थे, और बच्चे कौन से थे? बच्चे कितने थे? 39,600 बच्चे इसके अंदर बच्चे थे। दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फंडामेंटल जो एजुकेशन है उसके अंदर बच्चों की जो स्थिति है वो सुधरा है। क्या है? फंडामेंटल एजुकेशन, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि मैथमेटिकल स्किल के अंदर भी लोगों के अंदर क्या हुआ है? सुधार हुआ है। पहली चीज दोस्तों ये ध्यान रखना कि बच्चों की जो फंडामेंटल एजुकेशन है और जो मैथमेटिकल जो स्किल्स है उसके अंदर क्या हुआ है? धीरे सुधार हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसके अलावा और क्या बदलाव हुआ है। इसके अंदर सरकारी स्कूलों में क्या हुआ है? नामांकन में क्या हुआ? धीरे धीरे गिरावट हुई है। आप देखोगे कि जैसे जब से कोरोना है, कोरोना के बाद से उसके बाद से आप देखोगे कि धीरे धीरे जो स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के नामांकन में क्या हुई? धीरे धीरे कमी हो रही हुई है। और तो सबसे बड़ा फायदा आप देखो, तीसरा, जो 14 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं, तो 14 साल से जो 16 साल के बच्चे, आयु के बच्चे, वो 78.9% स्मार्टफोन का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों ये सबसे घातक चीज़ है कि आजकल हर बच्चा, ठीक है, आजकल हर बच्चा स्मार्टफोन में लग चुका है। आप देखोगे कि आधुनिक ज़माना है, आधुनिक सोच है, आधुनिक विजन है, आधुनिक आत्मा है, आधुनिक, आप देख रहे हो हर चीज़। आप धीरे धीरे भारत एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, और मोदी जी का भी सपना है 2047 तक कि भाई भारत एक नया संकल्प के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आप देखो नया भारत बने। और 14 से 16 आयु के बच्चे 78.9% स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक बच्चों के अंदर जो स्कूल्स जो एजुकेशन है, उस स्कूल एजुकेशन के अंदर ये बहुत एक निराशाजनक है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सरकार इस पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए कि एक लिमिट दायरे रखना चाहिए कि 16 साल के बच्चे या जो 12वीं तक के जो भी सरकार क्राइटेरिया होना चाहिए उसको स्मार्टफोन के बीच में उसको चलाने नहीं देना, ठीक है। क्योंकि आजकल आप देखोगे बच्चा बिल्कुल स्मार्टफोन में ही घुस चुका है, ठीक है। रील्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे तो बिल्कुल अपनी जो पॉजिटिव जो हमारी एनर्जी है सारी उसके अंदर पूरी इसके अंदर जा रही है स्मार्टफोन्स के अंदर। तो इसलिए बच्चों के साथ आप देखोगे पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चिड़चिड़ापन फ़ोन से बहुत ज़्यादा आने लग गया है, ठीक है, और गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। तो सारी बातें, सारे पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं। तो कुल मिला के बाद दोस्तों ये रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अंदर 14 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ में 79% स्मार्टफोन का उपयोग करने लग गए हैं। दोस्तों देखते हैं, ये हो गया सारा अपना कंप्लीट। दोस्तों ये था सारा, अब मैंने आपको करवा दिया पूरा जनवरी से लेकर। और एक बार थोड़ा सा अपन जो है ये अच्छे से रिवीजन अच्छे से अपन कर लेते हैं। देखो ये है पहला, सबसे पहला है पेरिस जलवायु समझौते से कौन बाहर हो गया है? अमेरिका इसके अंदर बाहर हो चुका है। और ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां देश बन चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात वही 16 जून 2009 को इसका गठन हुआ था। शुरू में देश थे ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना। फिर 2010 के अंदर देखेंगे आप दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसके अंदर शामिल हो गया। फिर इसके बाद में ईरान है, मिस्र है, इथियोपिया है और यूएई है। इसके अलावा आप देखोगे इंडोनेशिया इसके अंदर सम्मिलित हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन बन चुका है? नाइजीरिया बन चुका है। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी, कहाँ पर? भारत के अंदर। तो राष्ट्रपति कौन है वहाँ का? थरमन सनमुंगरत्नम इसका राष्ट्रपति है, और ये उड़ीसा दौरे के अंदर भी ये गए थे। नेक्स्ट है तटीय और जल पक्षी जो जनगणना है, कहाँ हुई थी? आप देखोगे सबसे पहली बार हुई है, और गुजरात के जामनगर में एक स्थित है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे समुद्री अभ्यारण्य में ये आयोजित हुई थी, और पहली तटीय व जल पक्षी गणना इसके अंदर की गई। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। अगर रेल नेटवर्क की बात करेंगे तो भारत से पहले यूएस है, चीन, चाइना है, और भारत तीसरे नंबर। आप देखोगे भारत अब तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका है। नेक्स्ट है भारत कॉफी का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? 7वें नंबर। कौन सा नंबर का था? 7वें नंबर का था। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और इसकी पहल क्या? दोस्तों सबसे बड़ी पहल यही है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, यानी जनजातीय के अंदर कैसे ग्रामीण के प्रति
स्वास्थ्य एवं कल्याण चुनौतियों का सामना कर सके, ये इसका मेन लक्ष्य है। और नेक्स्ट है विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन, तो नाम है वेफ्स। क्या नाम है? वेफ्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर, और ये पहली बार कहाँ पे? भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ग्रामीण भारत महोत्सव 4 से 9 जनवरी के बीच में ये आयोजन हुआ है, और कहाँ पर? भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन हुआ है। और इसके अलावा अपन देखेंगे थीम क्या थी? विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। और ध्यान रखना इसके आदर्श वाक्य भी क्या है कि गांव बढ़ेगा तो ही आप देखोगे कि देश बढ़ेगा, यानी गांव बढ़ेगा तो ही देश बढ़ेगा। नेक्स्ट है मूछ नदी को अभी हाल ही के अंदर विश्व इमारत निगरानी सूची में क्या गया है? इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 77वीं सेना दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। उसका विषय था समर्थ भारत सक्षम सेना। कौन सा है? समर्थ भारत सक्षम सेना। नेक्स्ट है विदेश का पहला जैन बेटा बच्चा मिजोरम के अंदर हुआ था। नाम क्या है इसका? नाम है इसका फ्रैंकी रेमो आरडी का जांदेंग। क्या नाम है? फ्रैंकी रेमो आरडी का जांदेंग, इसका क्या नाम है? जैना बेटा बच्चे का नाम है। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025, जो अभी 11 से 24 फरवरी के बीच मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी के दिन। DRDO की स्थापना दिवस 67वां भी हाल ही के अंदर बनाया था। IYC यानी इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव, यानी सहकारिता का 100वां जो है ईयर चल रहा है, उसका राज्य जो अपेक्ष समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अंदर आप देखोगे कि अध्यक्ष उसको बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया मुख्यमंत्री जो है भजन लाल जी शर्मा, जो इसका मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित हाल ही के अंदर सरकार ने किया। लू किसके लिए? लू तापघात के लिए सारा जो प्राकृतिक आपदा घोषित की है। दोस्तों नेक्स्ट लास्ट है एनुअल रिपोर्ट, जो कि एक एजुकेशन से रिपोर्ट संबंधित है। 14 रिपोर्ट थी और कुछ लोग, 2 लोग थे, एक तो माधव चौहान और एक सुश्री फरीदा लांबे ने जारी की थी। और इसके अंदर टोटल आप देखो कि सर्वे अगर बात करूंगा तो टोटल 605 जिले लिए थे, 17,997 गांव लिए थे, और बच्चे लिए थे 6,49,497 ये बच्चे लिए थे। अगर राजस्थान की बात करूं तो 33 जिले लिए, गांव 988 लिए और बच्चे लिए 39,625। और उनका मेन जो मुख्य बिंदु है, पहली चीज़ तो क्या, उसका जो रिपोर्ट लास्ट में जब रिपोर्ट आई, लास्ट में जब इसका जब लास्ट में निष्कासन देखा लास्ट में, तो उसमें देखेंगे कि पहली जो है वो बच्चों को क्या किया है? फंडामेंटल एजुकेशन के अंदर सुधार हुआ है, मैथमेटिकल जो है स्किल्स है उसके अंदर भी सुधार हुआ है। और आप सबसे जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि सरकारी स्कूलों में क्या किसकी गिरावट आई है? नामांकन की जो है गिरावट आई है। और सबसे जो नेगेटिव जो पॉइंट है वो है कि 14 साल से जो 16 साल के बच्चे हैं वो 78.9% स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों ये था अपनी करंट, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवा दी। दोस्तों ये था, और हाँ ये लास्ट क्लास थी अपनी करंट अफेयर्स की। और सारे आप टॉपिक्स देख ही रहे होंगे, करंट अफेयर्स संबंधित सारे जो पॉइंट्स है सारे मैंने जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है, सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। तो दोस्तों बने रहिए रजत खंडेलवाल चैनल के ऊपर, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से सब चीज़ें करवाई जा रही है। अब दोस्तों धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारा जो चैनल है एक परिवार बनता जा रहा है, और उसके अंदर सारी चीज़ें करवाई जाएगी। एक सिर्फ हिंदी को छोड़ दो, लगभग यानी एक प्रकार सब चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से सब चीज़ें आपको करवाई जाएंगे। और दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है उनको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। और इसी के साथ हमारा चैनल एक धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर के प्रति काफ़ी सजग है, और काफ़ी इस पर हमारी टीम पूरी मेहनत भी कर रही है। तो इसलिए आप बने रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।